नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, वैसे तो ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है, लेकिन हम तेजस्वी यादव ने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घोषणा पत्र का नाम ही तेजस्वी प्रण दिया गया है। बड़े बड़े वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में वादे तो हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे इसका रोड मैप नहीं बताया गया है। बीजेपी कह रही है कि सत्ता हासिल करने के लिए कहा कुछ भी जा सकता है, लेकिन पिताजी के राज में जो कुछ किया गया उसके लिए पहले माफी मांगे, बाद में बिहार को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था तो लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा, और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। खैर, ये बात तो बीजेपी की हुई, लेकिन महागठबंधन क्या सिर्फ वादों के दम पर चुनाव जीत सकता है? क्योंकि सियासी मैदान में वो बेहद बिखरा बिखरा और कमजोर दिख रहा है। सियासी मंच पर तो एकता दिखाई दे रही है, लेकिन असल में वे एक है नहीं। घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण है। इसमें न तो कांग्रेस कही है न बाकी दल। ऐसे में लग रहा है जैसे चुनाव अकेले तेजस्वी लड़ रहे हैं और कांग्रेस कहीं बैकग्राउंड में भी नजर नहीं आ रही है। राहुल ने बिहार चुनाव से दूरी बना रखी है। अभी तक वे प्रचार के मैदान में उतरे नहीं है। प्रियंका भी बिहार आई नहीं है। इसके पीछे वजह भी है। बिहार में विपक्षी एकता में बड़ी दरार है, जो तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बन सकती है। दरअसल 11 सीटें ऐसी है जिस पर महागठबंधन के भीतर ही दोस्ताना यानी कि फ्रेंडली फाइट है। मतलब चुनाव में ये दल ही आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सीटों पर अगर तेजस्वी यादव प्रचार करने जाएंगे तो क्या वो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, और क्या राहुल गांधी अगर यहां प्रचार करने जाते हैं तो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि दोनों के प्रत्याशी आमने सामने चुनाव मैदान में कई सीटों पर है। अब इसका संदेश जनता के बीच सीधा ये जा रहा है कि आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में, बाकी आपकी आपसी मतभेद ही नहीं, आपके बीच मनभेद भी है। अब जनता के बीच इसका संदेश क्या जाएगा ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट, ऐसा नहीं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। इन सारे दलों के बीच आपस में ही कई सीटों पर नूरा कुश्ती है और इस फ्रेंडली फाइट से महागठबंधन को नुकसान होना तय है। दरअसल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कई दौर की बातचीत तो हुई, लेकिन विपक्षी महागठबंधन बिहार की 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट को रोकने में नाकाम रहा। कांग्रेस ऐसी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 5 सीटों पर उसका मुकाबला तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी से सीधा सीधा है और 4 सीटों पर भाकपा से। आरजेडी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी 2 सीटों पर आमने सामने है। मतलब सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का ही के बीच नूरा कुश्ती नहीं है। जिनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया है वो सहनी साहब भी आरजेडी के खिलाफ चुनाव मैदान में है और आरजेडी भी उनके खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। अब अहम बात यह है कि महागठबंधन में जिन 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उनमें से 7 सीटें पहले से एनडीए के पास हैं। मतलब वहां और जीत इन्होंने आसान कर दी है। एक पर बीएसपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर रखी है और बाद में वो जेडीयू के साथ चले गए थे, इसलिए इसे एनडीए की सीट मानी जाएगी। बाकी सीटें जो है वो विपक्ष के पास है। ऐसे में खतरा यह है कि जो बची हुई सीटें हैं आपकी, वो भी एनडीए के खाते में कहीं न चली जाए। इस चुनाव में जहां 2020 में दोनों गठबंधनों के बीच वोट शेयर का अंतर महज 0.3% और 15 सीटों का था, ऐसे में 11 सीटों पर अगर यह आमने सामने ही है तो यह काफी निर्णायक इस चुनाव में हो सकता है। जिन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं उनकी अगर अब बात करें तो वैशाली विधानसभा सीट है। ये सीट वर्तमान में जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल के पास है। यहां से वो विधायक है जिन्होंने कांग्रेस के पिछले चुनाव में संजीव सिंह को 7413 वोटों से हराया था। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार दोहराए हैं, लेकिन आरजेडी ने अजय कुमार कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। वे 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के उम्मीदवार के रूप में 17% वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अब कहलगांव विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये
जो क्षेत्र है, कभी दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है और पार्टी के कुर्मी चेहरे, जो बड़े चेहरे माने जाते हैं, सदानंद सिंह से जुड़ा हुआ था। उन्होंने 1969 से लेकर 2015 के बीच 9 बार इस सीट पर चुनाव जीता और इसका प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस ने 5 साल पहले उनके बेटे शुभानंद मुकेश को मैदान में उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के पवन कुमार यादव से 42,893 वोटों से हार गए थे। अब खास बात यह कि मुकेश जेडीयू में चले गए और कहलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने रविवार को पवन कुमार यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निष्कासित कर दिया। अपने पुराने गढ़ को फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 2020 के पटना साहिब उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा को यहां मैदान में उतारा है और वहीं आरजेडी ने रजनीश भारती को टिकट दे दिया है, जिसके पिता और आरजेडी नेता संजय प्रसाद यादव झारखंड सरकार में मंत्री भी है। अब इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ रही, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा, मतलब एनडीए को मिलेगा। नरकटियागंज सीट ऐसी है जहां 2020 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। यहां बीजेपी की रश्मि वर्मा ने अपने देवर और मौजूदा कांग्रेस विधायक विनय वर्मा को हराया था, जिनके परिवार के पास पश्चिम चंपारण में शिकारपुर स्टेट का स्वामित्व था। 2022 में यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद वर्मा पर इस्तीफे की मांग उठी थी। इस बार पार्टी ने उनकी जगह संजय पांडे को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बिहार के पूर्व सीएम केदार पांडे के पोते शाश्वत केदार को चुनावी मैदान में उतारा है। सिकंदरा विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने विनोद कुमार चौधरी को उस सीट से मैदान में उतारा है, जहां से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के 5 साल पहले कांग्रेस को 5,505 वोटों से हराया था। आरजेडी नेता ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि हम सेक्युलर ने मौजूदा विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी को फिर से टिकट दिया है। सुल्तानगंज की अगर बात करें तो ये सीट 2005 से जेडीयू के पास है। कांग्रेस ने ललन कुमार को मैदान में उतारा है और आरजेडी ने चंदन कुमार सिंह को यहां से टिकट दिया है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने मौजूदा विधायक ललित नारायण मंडल को ही मैदान में उतारा है। बछवाड़ा विधानसभा सीट पहली बार सीपीआई के अवधेश कुमार राय ने बीजेपी के सुरेंद्र मेहता से 484 वोटों से हार गए थे पिछली बार। इस बार कांग्रेस ने बिहार युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है शिव प्रकाश गरीबदास को यहां से मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2020 का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी ने मेहता को फिर से यहां उम्मीदवार बनाया है। बिहार शरीफ की बात करें तो यहां पर भी आरजेडी के सुनील कुमार 2020 में बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार से 15,102 वोटों से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने अपने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों में से एक उमर खान को मैदान में उतारा है, जबकि भाकपा ने शिव कुमार यादव को यहां से उम्मीदवार बना दिया है। अब इस विधायक को भाजपा ने जो विधायक को फिर से टिकट यहां पर दिया है। ऐसी राजापाकर विधानसभा सीट है। पिछली बार यहां कांग्रेस ने जेडीयू को 1796 वोटों से हराया था। इस बार पार्टी ने मौजूदा विधायक प्रतिमा कुमारी को मैदान में उतारा है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 की हार का बदला लेने के लिए महेंद्र राम को मैदान में उतारा है। भाकपा ने यहां मोहित पासवान को मैदान में उतार दिया है। ऐसे ही करगहर विधानसभा सीट 2020 में कांग्रेस ने जेडीयू को 4,083 वोटों से हराया था। इस बार पार्टी ने मौजूदा विधायक संतोष कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि भाकपा ने महेंद्र प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया है। जेडीयू ने पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह को फिर से टिकट दिया है, जो पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे। वीआईपी और आरजेडी के बीच इन सीटों पर अब अगर ये तो होगा आरजेडी और कांग्रेस, अब वीआईपी और आरजेडी देखिए। गौराबौरम विधानसभा है या मुकेश सैनी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2020 में एनडीए का हिस्सा रहते हुए ये सीट जीती थी। तब इसके उम्मीदवार स्वर्ण सिंह ने आरजेडी के अफजल अली खान को 7,280 वोटों से हराया था। इस बार पार्टी के अध्यक्ष संतोष सहनी, जो पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के छोटे भाई हैं, उनको यहां से उतारा गया, जबकि आरजेडी ने खान को फिर से यहां से मैदान में उतार दिया है। चैनपुर विधानसभा सीट सासाराम लोकसभा क्षेत्र में सीट आती है। इस सीट पर 2020 में बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने जीत हासिल की थी, जो बाद में हमने बताया कि जेडीयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बने। आरजेडी ने पूर्व विधायक ब्रिज किशोर बिंद को मैदान में उतारा है, जो 2020 में बीजेपी के टिकट पर दूसरे स्थान पर रहे थे। ये सीट जेडीयू को आवंटित होने के बाद बिंद सितंबर में राजद में शामिल हो गए थे। वीआईपी के उम्मीदवार इसके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बिंद है, जबकि जमा खान इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अब इन सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट है, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी वापस ले लिए। आखिरी समय में समझौता हो गया और इनको वापस ले लिया, जैसे कि लालगंज हो गई वैशाली जिले की, प्राणपुर हो गई कटिहार की, वारसलीगंज हो गई नवादा से। यहाँ से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए, नहीं तो यहाँ पर और भी मुश्किल हो सकती थी। यहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ रही है और गुलाब यादव ने भी
बाबू बरही मधुबनी से अपना नामांकन वापस ले लिया है, जहां आरजेडी नेता अरुण कुमार सिंह मौजूदा जेडीयू विधायक मीना कुमारी से मुकाबला करने वाले हैं। 2020 में आरजेडी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। रोसड़ा की अगर बात करें तो सीपीआई और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने वाला था, लेकिन वामपंथी दल के उम्मीदवार का नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, जिससे विपक्षी गठबंधन की ओर से केवल कांग्रेस ही मैदान में बच गई है। इस तरह रामनगर पश्चिम में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी मैदान में है। तो कुछ सीटों पर तो स्वतः ही चीज़ें हो गई, अन्यथा ये 11 जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आपने घोषणा पत्र तो बहुत बड़ा कर दिया कि आप भाई जीविका दीदी को कर देंगे 30,000 रुपये, उनको तनख्वाह देंगे मिनिमम। कैसे देंगे इसका रोड मैप आपने बताया नहीं, लेकिन ये जो आपके बीच में आपसी लड़ाई है महागठबंधन के भीतर, यही आपको चुनाव रोकने से रोकती हुई दिख रही है, और जनता के बीच में यही भरोसा नहीं बन पा रहा है। और उधर तेज प्रताप यादव ने भी जो है वो मोर्चा खोल दिया और कह रहे हैं कि जो भाई का नहीं हुआ अपने, वो पूरे प्रदेश का क्या होगा। एक लाइन वो तेज प्रताप कह रहे हैं कि जो भाई का नहीं हुआ, जो परिवार का नहीं हुआ, वो पूरे प्रदेश का क्या होगा, इसलिए उसके वादों पर यकीन किया नहीं जा सकता। इसलिए तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने भाई को ही वो अपने पाले में कर ले, और अन्यथा पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि जो भाई का नहीं हुआ वो सूबे का क्या होगा और उसके वादों पर क्या यकीन किया जाए। तो ये तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और साथ ही साथ कांग्रेस जो अभी एकला चलो की भूमिका में दिख रही है, जो दूरी बना ली है राहुल गांधी ने, ये भी बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए वहाँ हो सकती है। आपकी क्या राय है? क्या ये दोस्ताना फाइट जो है ये तेजस्वी के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली बिहार में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।